हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम फिर आप सबके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के 20 एमसीक्यूज लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन कौन से हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स, जिसे हम बैड-वैगन इफेक्ट भी कहते हैं, इग्नोरेंस, गिवन गुड्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये सब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस में से कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीद रहा है तो इसे देखते हुए अगला आदमी भी उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे जो अगला आदमी है वो प्राइस को कंसिडर करते हुए पर्टिकुलर गुड्स को नहीं खरीद रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अगला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अगला है फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में कंज्यूमर ये एज्यूम कर रहा है कि जो गुड्स की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इसलिए कंज्यूमर जो है फ्यूचर में ही उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर प्राइस को कंसीडर करते हुए गुड्स की डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है और इसलिए ये भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला, नेचर ऑफ कमोडिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, प्राइस लेवल, टाइम पीरियड। ये सारे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में कि हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहला है रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल, ये भी हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर है। अगला है जॉइंट डिमांड, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फैक्टर है। तीसरा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फैक्टर है। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स हैं। Now our next question is, which one of the following is not the function of a managerial economist? इनमें से managerial economist के function कौन से नहीं हैं? तो आगे आइए हम ये देखते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इनमें से पहला है सेल्स फॉरकास्टिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, कैपिटल प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एडवाइस ऑन ट्रेड, इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, प्राइसिंग प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल फॉरकास्टिंग। तो ये सारे हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के फंक्शंस हैं। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस में कि कौन से मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के फंक्शन हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहला है इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, हाँ ये मार्केट इकोनॉमिस्ट का फंक्शन है। अगला है डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मनी मार्केट में डिटरमाइन करना। तो ये फंक्शन जो है ये आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये फंक्शन है, तो इसलिए ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन नहीं है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट। ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन नहीं है। बाकी कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। इनमें से डिमांड का टाइप कौन सा नहीं है? तो डिमांड के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट या डिराइव्ड डिमांड, लेटेंट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। ये सब टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा
डिमांड का टाइप नहीं है। तो इनमें से पहला है प्राइस डिमांड, ये टाइप्स ऑफ डिमांड है। डिराइव डिमांड, ये भी डिमांड का टाइप है। सप्लाई डिमांड, ये कोई डिमांड का टाइप नहीं है यहाँ पे, बल्कि सप्लाई और डिमांड दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी सप्लाई डिमांड। और अगला ज्वाइंट डिमांड, ये भी टाइप्स ऑफ डिमांड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी सप्लाई डिमांड, ये डिमांड का टाइप नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स कौन सा नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स होते हैं। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप नहीं है। तो इनमें से पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप है। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप है। और तीसरा है सप्लाई इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप नहीं है, बल्कि ये अपने में अपना खुद का कॉन्सेप्ट और अलग टर्म है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी सप्लाई इलास्टिसिटी। और अगला है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी सप्लाई इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी मार्शल। हमारा अगला क्वेश्चन है आइसोकॉस्ट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। आइसोकॉस्ट लाइन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आइसोकॉस्ट लाइन को बजट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी बजट लाइन। बजट लाइन को भी हम आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ गिवन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज। गिवन गुड्स के केस में प्राइस का क्या इफेक्ट होता है। तो गिवन गुड्स के केस में प्राइस का नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। क्यों? क्योंकि गिवन गुड के केस में अगर हम कंज्यूमर की इनकम को कंसीडर करें तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो गिवन गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ करती है, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ करती है तो गिवन गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ करती है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी इज। अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे डिमांड कर्व जो है ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए 1। जब हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है। Our next question is a firm maximize its profit when। फर्म की प्रॉफिट कब मैक्सिमम होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं when MC is greater than MR, जब मार्जिनल कॉस्ट MR से ज़्यादा हो, या B मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, C मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर D मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है वहाँ पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज। टोटल यूटिलिटी कर्व जब डिक्रीज करती है तो क्या शो करती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। तो आइए पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानते हैं। तो जब हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है तब मार्जिनल यूटिलिटी
पॉजिटिव रहता है, और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो आइए अब ऑप्शंस में देखते हैं। जब टोटल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज़ करती है तो वो क्या शो करती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, बी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सी इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर डी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व डिक्रीज़ करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है एट द शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट पे क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए टोटल लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सी प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो आइए पहले हम जानते हैं कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है। शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, मतलब जहाँ पे प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए वही शटडाउन पॉइंट कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यही हमारा शटडाउन पॉइंट कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ अ फर्म कैन बी डिफाइंड एज, वैल्यू ऑफ अ फर्म को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है ए प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, बी प्रॉफिट वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल, सी फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द फर्म्स कैपिटल, या फिर डी फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द फर्म्स कैश फ्लोज। तो वैल्यू ऑफ अ फर्म क्या होता है, जब फर्म अपने प्रॉफिट वैल्यू को फ्यूचर में कैश फ्लो की तरह उम्मीद करता है तो वो हमारा वैल्यू ऑफ अ फर्म कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द फर्म्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब फर्म जो है अपने प्रॉफिट वैल्यू को फ्यूचर में कैश फ्लो की तरह एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है। Now the next question is statement price is the amount of money and or other item with utility needed to acquire a product is given by। ये जो statement है price is the amount of money and or other item with utility needed to acquire a product, ये statement किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है ए स्टैंटन, बी क्लार्क, सी जे.एस. बेन, या फिर डी जे रॉबिन्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए स्टैंटन। स्टैंटन ने ये स्टेटमेंट दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है द गुड्स हुज डिमांड इज नॉट टाइड विद द डिमांड फॉर सम अदर गुड्स आर सेड टू हैव, ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड दूसरे गुड्स डिमांड के साथ टाई नहीं होती है, ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए इंडिपेंडेंट डिमांड, बी फ्री डिमांड, सी ऑटोनॉमस डिमांड, या फिर डी इंडिविजुअल डिमांड। तो ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड के साथ टाई नहीं होती है, ऐसे डिमांड को हम ऑटोनॉमस डिमांड कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑटोनॉमस डिमांड। तो ऑटोनॉमस डिमांड क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हम अपने वांट्स या यूज़ के लिए करते हैं तो उसे हम ऑटोनॉमस डिमांड कहते हैं। इस डिमांड में किसी गुड्स की डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड पर डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड फॉर फूड्स या डिमांड फॉर क्लॉथ्स, ये ऑटोनॉमस डिमांड होता है। Now the next question is movement along a demand curve as a result of change in price is known as। मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व जो कि प्राइस में चेंज होने के कारण होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसके ऑप्शन से ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बी चेंज इन डिमांड, सी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज एस्टैब्लिश्ड एट। लॉन्ग रन
में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, बी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, सी मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, या फिर डी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है जहाँ पे लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम हो और लॉन्ग मार्जिनल कर्व उसे नीचे से कट करे, और इस पॉइंट पे लॉन्ग एवरेज कर्व मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम लोअर एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे इस्टेब्लिश होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन इज और आर। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है ए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, बी स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जिनमें कि पहला है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे नीचे से कट करता हो, और जो मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप हो वो मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज़्यादा हो, और अगला है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर हो। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए फुलफिल हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। बी है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज़्यादा हो। और सी मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू को प्रोडक्ट के प्राइस के बराबर भी होना पड़ेगा। ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है ए रिडक्शंस इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी रिडक्शंस इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी रिडक्शंस इन यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डी एडिशन टू द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट एडवांटेजेस होता है जो कि फर्म स्केल ऑफ ऑपरेशन के कारण ऑब्टेन करता है, जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है, और जब आउटपुट इंक्रीज करता है तब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, और इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन अकर होती है। तो एक सेंटेंस में अगर कहें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब रिडक्शंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट के पर यूनिट कॉस्ट में डिक्रीज होना इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है ए व्हेन टोटल आउटपुट डिक्लाइंस, बी व्हेन टोटल आउटपुट इंक्रीजेस रैपिडली, या फिर सी व्हेन टोटल आउटपुट स्टॉप्स इंक्रीज फास्टली, या फिर डी इन नो सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसका जो पहला रिलेशनशिप है वो है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है तब टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करती है एट अ इंक्रीजिंग रेट पे। दूसरा है जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करती है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। और तीसरा है जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और लास्ट है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है
तब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तब आउटपुट क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, व्हेन टोटल आउटपुट डिक्लाइंस। मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाती है तो हमारी टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ करने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.